हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जी ग्रैंड एजुकेशन। तो अभी तक हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12 जो कि है थर्मोडायनेमिक्स। तो अभी तक हमने किया है एडियाबैटिक प्रोसेस तक। अभी हम बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस कर रहे हैं। तो अब हम आज का हम करेंगे हीट कैपेसिटी पे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हीट कैपेसिटी कहाँ से आ गया। हम ये टॉपिक हमने तब क्यों नहीं किया जब हम हीट का कंसेप्ट देख रहे थे, क्योंकि तब हम इतना यूज़ नहीं था हीट कैपेसिटी का। लेकिन अब हम इसका जब हम आइडियल गैस इक्वेशन जो आइसोथर्मल आइडियाबैटिक प्रोसेस है ना, आइडियाबैटिक प्रोसेस जब हम आइडियल गैस की इक्वेशन में देखेंगे तब हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो इसलिए मैंने ये अलग से टॉपिक रखा है। तो आज हम देखेंगे हीट कैपेसिटी क्या है। हीट कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। द अमाउंट ऑफ हीट, हमें कितनी हीट चाहिए किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि जैसे मान लो कोई भी पदार्थ है जिसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। अब हमें उसे 11 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर पहुंचाना है, तो हमें कितनी हीट देनी होगी, उसी के बारे में है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी बेसिकली 2 टाइप्स, पर पहले हम इसकी एक बार इसकी मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है उसको देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज इक्वल टू क्या इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो हमें इस टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए जो हीट चाहिए उसको हम बोलते हैं क्या, और इसके प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा टी, क्योंकि हम जितनी हीट देंगे उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हम जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है उसको हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू का साइन। अब जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो है सी, इसको बेसिकली हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं। अब देखो ये है हीट कैपेसिटी जो ये कांस्टेंट टर्म है, ये इसको बोलेंगे हम हीट कैपेसिटी। अब यहाँ पे देखो द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमें कितनी हीट चाहिए कि किसी भी जो सब्सटेंस लिया हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम देखते हैं हीट कैपेसिटी की फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी। पहले मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देख लेता हूँ, फिर मोलर हीट कैपेसिटी बताता हूँ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये भी बेसिकली पूरी इसी की तरह है, इसी की डेफिनेशन है, बट यहाँ पे हम लिया है टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस। मतलब कि 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना हमें 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसके लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें चाहिए, तो वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। तो मैं सीधे मैथमेटिकल इक्वेशन पे जा रहा हूँ। सी अमाउंट ऑफ हीट, हमें कितनी हीट चाहिए, कितनी ज़्यादा कितनी मतलब कि कितनी वैल्यू की हीट चाहिए कि 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर है वो चेंज हो जाए बाय 1 डिग्री सेल्सियस। चेंज मतलब कि इंक्रीज़, चेंज का यहाँ पे हम लेंगे इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हम देखते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ, फिर हम देखते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। और चलो अब कर दिया तो कर ही देते हैं पूरा साफ इसको। अब हम देखेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। यहाँ पे हम देखेंगे अब मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। अब ये भी इसी की तरह है, द अमाउंट ऑफ हीट is required to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसमें क्या है, वे वैसे ही पूरा उसी की तरह, बट यहाँ पे हम लिया 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। अब हमें अब इसकी डेफिनेशन सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस।
अब हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस का टेम्परेचर हमें इंक्रीज़ करना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो उसके लिए कितनी हीट चाहिए, वो है मोलर हीट कैपेसिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करें सी दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एन इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। एन यहाँ पे रिप्रेजेंट करें नंबर ऑफ मोल्स। आई होप कि यहाँ पे ये जो पूरा फ्रेम है वो आ रहा होगा। ये नहीं आ रहा होगा तो बेसिकली ऐसे ही है, और यहाँ पे है एन। ठीक है, तो हमारा ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया है आई होप। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन आइसोथर्मल प्रोसेस। हमने नहीं देखा था वहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस पे, और जिसने अभी तक आइसोथर्मल प्रोसेस का पूरा कंसेप्ट नहीं देखा वो पहले उस जो उसमें लगभग 3-4 वीडियो होंगी बनाई हुई मैंने, वो प्लीज़ उनको देख लेना पहले, फिर एडियाबैटिक प्रोसेस पे आना, क्योंकि वो लिंक्ड होता है एक साथ। अब हम देखते हैं कि मोल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम ने जो बेसिकली इसको ड्राइव किया है उसके लिए उसको हम देखते हैं। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में पहले अब जिसने आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं देखा है प्लीज़ जाके पहले आइसोथर्मल प्रोसेस देखे फिर इसको देखे। आइसोथर्मल प्रोसेस मैं बता देता हूँ वैसे क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें कि टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, और उसका जो अदर ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ जैसे अदर ऑब्जर्वेबल जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि प्रेशर है वॉल्यूम है, वो चेंज होता रहता है, बट टेम्परेचर चेंज नहीं होता। अब देखो अब यहाँ पे देखो कि अब हमें इसका आइसोथर्मल कोई भी सिस्टम है उसका हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है, और हम उसको हीट दे रहे हैं, बट उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा ही नहीं, क्योंकि ये है आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ पे डेल्टा टी हमेशा आएगा 0, तो डेल्टा टी 0 आएगा तो क्या होगा, टी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 आ गया तो यहाँ पे ये टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा ही नहीं, ये पूरी टर्म आ गई 0। मतलब कि आप उसका टेम्परेचर वैसे भी लॉजिक नहीं है, लॉजिक लगाओ। यहाँ पे ये कोई भी आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब कि इसकी हीट चारों तरफ से निकल रही है। हम क्या मान लेते हैं, हम इसको हीट दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये जितनी भी हीट इसको मिल रही है वो सारी रिलीज हो जा रही है सराउंडिंग के साथ। तो यहाँ पे डेल्टा टी आएगा 0। तो अब हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखी है, तो अब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि है हमारे पास सी दैट इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी आ रहा है। अब हम उसी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो रिलेशन है सी वी माइनस सी पी इज इक्वल टू आर उसको फाइंड करेंगे। वो भी इम्पोर्टेंट है उसके लिए, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो हम आइडियल गैस इक्वेशन फाइंड करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, उसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रिलेशन बिटवीन सी वी माइनस सी पी इज इक्वल टू आर, इसके लिए हम कंसीडर करेंगे एक आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम ऐसे करते हैं, लेट अस कंसीडर म्यू मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस at constant ठीक है। अब हम कंसीडर करेंगे म्यू मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर पे। अब हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ देखेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या आ जाएगा, द चेंज ऑफ हीट एनर्जी इज इक्वल टू यू प्लस पी इंटू डेल्टा बी। ठीक है। अब ये जिसने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की वीडियो नहीं देखी है वो जाके इस वीडियो को देख के आए, तो वह हम देखेंगे। हम इसमें अब 2 कंडीशंस लेंगे।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पे। अब पहले हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। इन केस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, एक बात पूछता हूँ कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो उस पर जब हम उसको हीट एनर्जी देंगे तो उस पर क्या असर होगा, वो वर्क डन उस जो सिस्टम लिया हमने उसमें वर्क डन होगा या नहीं कांस्टेंट वॉल्यूम पे? ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा वी आएगा ज़ीरो और जो वर्क डन है वो हो जाएगा ज़ीरो। तो अब हम सिस्टम बना के बताता हूँ। मतलब कि ये पिस्टन है और ये पूरा है, वॉल्यूम इसका है, नहीं चेंज होगा। ये है इसका वॉल्यूम, ये इसका है वॉल्यूम, और ये चेंजेबल नहीं है, तो वर्क डन पी डेल्टा वी होता है। तो पी आ जाएगा, वी आएगा ज़ीरो और डब्ल्यू आएगा ज़ीरो। अब हम इसमें भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मिलाएंगे। तो अब हमारे पास आएगा डेल्टा क्यू दैट इज इक्वल टू यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। अब डेल्टा क्यू आ जाएगा यू प्लस पी डेल्टा वी आएगा ज़ीरो। अब यहाँ पे देखो, इससे हमें पता चल रहा है डेल्टा क्यू दैट इज इक्वल टू यू, डेल्टा क्यू दैट इज इक्वल टू यू से हमें पता चला कि जितनी भी हमने हीट दी वो इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ कर रहा है। मतलब कि जितनी भी हमने अब हीट दे रहे हैं वो पूरी हीट लग रही है इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। अब इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब जितनी भी एनर्जी हम देंगे वो हो जाएगी इंटरनल एनर्जी में लगेगी। तो अब हमारे पास डेल्टा क्यू आ जाएगा सी वी अपॉन डेल्टा टी म्यू मोल्स के लिए, ठीक है। अब हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब हमें पता है कि अब हम इसकी हीट को इंक्रीज मतलब कि इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है सी वी डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा टी। सी मतलब कि कांस्टेंट, सी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम देखेंगे एट कांस्टेंट इन केस ऑफ, अब जैसे डेल्टा क्यू यहाँ पे ये है तो डेल्टा क्यू किसके इक्वल है? यू के बराबर। यहाँ पे आएगा सी वी डेल्टा टी। अब आएगा इन केस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पे। अब हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर है। कांस्टेंट प्रेशर में ऐसा तो नहीं होगा कि वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा, वर्क डन ज़ीरो नहीं होगा, बट जो हम हीट देंगे मतलब कि डेल्टा क्यू हमने हीट दी किसी भी सिस्टम को, तो वो इंक्रीज़ करेगा उसकी जो हीट उसका टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेगा। तो इस कारण जो डेल्टा क्यू है वो हो जाएगा सी पी डेल्टा टी, क्योंकि हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ले रहे हैं अब कांस्टेंट प्रेशर पे। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा क्यू आ जाएगा सी पी म्यू दैट इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी, और वर्क डन आएगा पी इंटू डी वी, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन ज़ीरो नहीं होगा। अब हम देखेंगे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकेंड। अब हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है हमारे पास? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है डेल्टा क्यू दैट इज इक्वल टू यू प्लस पी डी वी। अब हमें पता है डेल्टा क्यू क्या निकाला हमने, म्यू प्लस सी पी डेल्टा टी, म्यू दैट इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी। अब इंटरनल एनर्जी हमारे पास है म्यू दैट इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी, म्यू दैट इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी। अब हमें पता है आइडियल गैस पी डी जो पी वी होता है वो होता है एन आर। अब हमारे पास डी वी है, लेकिन डेल्टा टी है, पी वी दैट इज इक्वल टू एन आर टी। हम यहाँ पे म्यू ले रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए, तो यहाँ पे भी म्यू लेंगे, म्यू आर डेल्टा टी। अब इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू सी पी डेल्टा टी माइनस म्यू सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू म्यू आर डेल्टा टी। अब यहाँ पे ये म्यू और डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा आपस में। इनको हम पहले बाहर निकाल देते हैं, डेल्टा टी क्या आएगा सी पी माइनस सी वी
और म्यू और डेल्टा टी इज इक्वल टू आर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी तो आएगा हमारे पास रिलेशन सी पी माइनस सी वी दैट इज इक्वल टू आर, सी पी माइनस सी वी दैट इज इक्वल टू आर। आपको ये वाली चीज़ याद रखनी पड़ेगी जो मैं बोल रहा हूँ फॉर ऐसे क्वेश्चन एडिमेटिक प्रोसेस के लिए जो हमें निकालनी है उसके लिए ये हमें यूज़ होगी डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू सी वी और म्यू सी वी और डेल्टा टी। ये स्कूल एग्ज़ाम में बेसिकली पूछा जाता है, मैक्सिमम पूछा जाता है, बट अब बोर्ड के एग्ज़ाम में पता नहीं। तो यही है जो रिलेशन है सी वी माइनस सी पी इज इक्वल टू आर।